स्टूडेंट बेटा, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड कंपलसरी पेपर पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन का एक चैप्टर पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा, इसके पहली क्लास में आप लोगों ने पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। आज मैं आपको पाठ्यक्रम के प्रकार और पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु मापदंडों के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा, पाठ्यक्रम का आयोजन विद्यार्थियों को अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम वह होता है जिसमें दौड़कर विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, अर्थात वह जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से वह पहुंच जाता है। पाठ्यक्रम का आयोजन शिक्षार्थियों के उद्देश्यों, लक्ष्यों, सिद्धांतों इत्यादि को ध्यान में रखकर किया जाता है। बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम के विकास के, पाठ्यक्रम के निर्माण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बेटा, पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम अनुभव से संबंधित, क्रियाशीलता से संबंधित होना चाहिए, पाठ्यक्रम में अन्य विषयों का समावेश भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सभी छात्रों को सही ढंग से समझ में आए। ऐसे पाठ्यक्रम को, मतलब कि पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की समाज की जो भावी जो आकांक्षा है, भावी जो उस समय की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम के प्रकारों की कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं। बेटा, पाठ्यक्रम के प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य प्रकारों की चर्चा की गई है। आपके पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के उसमें आएगा, हो सकता है बोल दिया जाए कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विषय में बताइए या पाठ्यक्रम के प्रकारों के विषय में चर्चा कीजिए। तो पहले नंबर में आता है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। बेटा, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम आधुनिक युग का जो क्रांतिमय परिवर्तन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि ये जो पाठ्यक्रम है वो विषय केंद्रित ना होकर वो छात्र केंद्रित है। मतलब कि छात्रों को ध्यान में रखकर उनकी रुचि, अभिवृत्ति, उनकी आकांक्षाओं इत्यादि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम की रचना की गई है। जैसा कि रेमंड महोदय ने किया है, पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के अनुसार, मतलब कि बनाया गया हो। पाठ्यक्रम का आयोजन छात्र की इच्छाओं के अनुसार होता है। मतलब कि उस समय पाठ्यक्रम की जब रचना की जाती है तो छात्रों के स्तरानुकूल, मतलब जिस स्तर का छात्र है उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम की रचना की जाए, ताकि छात्रों को पढ़ने में, अध्ययन अध्यापन में असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगले नंबर में आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। बेटा, प्राचीन समय में विषय केंद्रित पाठ्यक्रमों की चर्चा की गई है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चों के मस्तिष्क में पुस्तकीय ज्ञान को देना होता है। मतलब किसी विशिष्ट अध्ययन के विषय में समझाने के लिए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सहारा लिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्रों को जितना भी विषय से संबंधित होता है, सब छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से बताया जाता है। जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें छात्र की रुचि, अभिवृत्तियों को ध्यान में नहीं दिया जाता है, जो उस समय का जो सिलेबस है या जो व्यापकता है, विविधता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को बताया जाता है। बेटा, अगले नंबर में आता है समन्वयात्मक पाठ्यक्रम। मतलब कि जो बेटा ज्ञान होता है, विषय जो होता है ज्ञान का भंडार होता है। जब किसी एक विषय को दूसरे विषय में समायोजित किया जाता है, उस विषय के ऐसे अन्य तथ्यों की प्राप्ति होती है। ये जो तीसरे नंबर
आधारित होता है। एक विषय का दूसरे विषय में कोरिलेट करना और उस विषय से नए विषय की शुरुआत करना ही समन्वय के सिद्धांत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। बेटा 4th नंबर में आता है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को बल जॉन डीवी महोदय ने बहुत दिया। उन्होंने कहा है कि किसी कार्य को करके सीखना, मतलब स्वयं करके सीखने से वो कार्य अच्छी तरह से आ जाता है। ये जो पाठ्यक्रम होता है क्रियाशीलता पर आधारित होता है, छात्रों की क्रियाशीलता पर आधारित होता है। छात्र जब स्वयं करके देखते हैं, किसी कार्य को करके देखते हैं, इस अनुसंधान के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला में बहुत ऐसे रिसर्च किए गए हैं। इसके साथ साथ जॉन डीवी ने प्रयोगशाला विधि का भी इस ज्ञान के लिए प्रयोग किया है। अगले नंबर में आता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब कि विभिन्न अनुभवों के आधार पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। चाहे हम किसी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं या कक्षा के बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या कक्षा के अंदर भी जो अनुभव प्राप्त होते हैं उस अनुभवों के आधार पर जो हम पाठचर्या को संपन्न करते हैं उससे ही हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अनुभव को बेटा शाब्दिक अशाब्दिक दो रूपों में भी बांट सकते हैं कि अनुभव चाहे वो किसी महाकाव्य या काव्य से हमें प्राप्त हो रहा हो या किसी कवि के जीवन परिचय से प्राप्त हो रहा है, जैसे कबीर, तुलसीदास जी इत्यादि को पढ़ने से प्राप्त हो रहा है, या किसी हमें बाहर पर्यटन स्थल में जाने से प्राप्त हो रहा है, या किसी प्रयोगशाला के समक्ष हम जब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसका जो प्रयोग करते हैं उससे जो अनुभव प्राप्त होता है उसे ही हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। बेटा अगले नंबर में 6 नंबर में आता है समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम। बेटा समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, समाज के समक्ष जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उन क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसे ही समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें समुदाय के सदस्यों के बीच में किस तरह के रुचि रुझान है या समुदाय में किस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज में रहकर वह जिन अनुभवों को प्राप्त करता है और जिन सामुदायिक क्रियाकलापों को करता है उसे ही समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। तो बेटा पाठ्यक्रम को हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं: छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, समन्वयात्मक पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और समुदाय केंद्रित पाठ्यक्रम। अब हम बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु मापदंड। जब हम पाठ्यक्रम का चयन करते हैं तो उसके निर्माण हेतु कौन कौन से मापदंड होने चाहिए, मतलब कि किस तरह से हम किसी पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं, कौन से रूल्स होने चाहिए जिनको हम फॉलो करते हैं, सही पाठ्यक्रम का फॉलो करने के पश्चात सही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर में आता है छात्रों की योग्यता के आधार पर। बेटा जब हम किसी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो जिस स्तर के पाठ्यक्रम का हम निर्माण करने जा रहे होते हैं तो वहाँ के छात्रों की योग्यता के अनुसार, अर्थात जिस क्षेत्र के पाठ्यक्रम का हम निर्माण कर रहे हैं वहाँ के छात्र की योग्यता क्या है, वो किस तरह के पाठ्यक्रम को वो धारण कर सकते हैं, मतलब वहाँ उस समाज की जो भी कमी या उस समाज के जो भी गुण होते हैं उन सभी को देखते हुए हम पाठ्यक्रम के मापदंडों का निर्धारण करते हैं। अगले नंबर में आता है छात्रों की रुचि के आधार पर। छात्र किस तरह की रुचि है, किस तरह के रुझान है, किस तरह
तरह का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं, उनके आधार पर भी हम पाठ्यक्रम के मापदंडों का निर्धारण कर सकते हैं। अगले नंबर में आता है क्रियाशीलता का समावेश। जब हम पाठ्यक्रम का चयन एवं निर्माण करते हैं तो हमें उस समय की जो क्रियाशीलता होती है, उस समय की क्रियाशीलता के सिद्धांतों के आधार पर हम पाठ्यक्रम का चयन और निर्धारण करते हैं। अगले नंबर में आता है उद्देश्यों के आधार पर। जब हम पाठ्यक्रम का चयन करते हैं तो चयन करने के परिणाम के पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जिस पाठ्यक्रम का हम चयन कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसका एम क्या है, हम किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस पाठ्यक्रम का चयन करने जा रहे हैं। अगर हम ये सब भलीभांति सही ढंग से सोच विचार के करते हैं तो सही पाठ्यक्रम का हम चयन करने में सफल होते हैं। बेटा अगले नंबर में आता है बाल केंद्रित। बेटा अगर हम प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो विषय केंद्रित थी, लेकिन अगर हम अब की बात करते हैं तो शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम पाठ्यक्रम का जब चयन करते हैं तो बालकों के अनुसार जिस जिस विषय वस्तु को उसमें शामिल करना है, जिन उद्देश्यों, मापदंडों, सिद्धांतों इत्यादि को शामिल करना है, तो उनके अनुसार ही अगर हम शामिल करते हैं तो सही ढंग से हम मापदंडों का चयन करने में सफल होते हैं। अगले नंबर में आता है संबंध विषयों का समावेश। इसके बाद जीवन से जो संबंधित विषय होते हैं उनका अगर हम सही ढंग से समावेश करते हैं, उसमें आपस में जो भी एक विषय का दूसरे विषय में समन्वय अगर हम सही ढंग से करते हैं, अर्थात उनको कोरिलेट सह संबंध उनका सही ढंग से करते हैं, तो सही मायने में हम सही ढंग से पाठ्य वस्तु का चयन करने में सफल होते हैं। अगले नंबर में आता है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की सरलता। शिक्षण अधिगम सामग्री बेटा शिक्षण अधिगम सामग्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो बेटा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की सरलता, हम इस तरह के पाठ्य वस्तु का चयन करेंगे जिसमें शिक्षण अधिगम सामग्री हमें सरलता से प्राप्त हो सके, मतलब कि उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री हो वो हमें सही ढंग से प्राप्त हो सके। अगले नंबर में आता है मूल्यांकन। बेटा जब हम किसी चीज का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उस चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं और लास्ट में उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो समय समय पर इन सारी चीजों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि हमने जो भी कक्षा अध्ययन अध्यापन कार्य कराया है वो सही हो रहा है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? जब हम उस चीज का मूल्यांकन करेंगे, उसका जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी हमें उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा तब हमें पता चलेगा कि हम पाठ्यक्रम का जो चयन कर रहे थे और निर्माण कर रहे थे वो सही ढंग से वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं। अगर हम किसी बच्चे को शारीरिक शिक्षा पढ़ाने जा रहे हैं तो बेटा उसको पढ़ाने से पहले हमने उसको व्यायाम, उससे संबंधित चीजों के बारे में अगर बताएंगे तो हम उसका सही ढंग से मूल्यांकन कर लेंगे। अगर बच्चे को पहले से ही पता चलेगा कि हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चे को सही ढंग से ज्ञान प्राप्त होगा और हम सही ढंग से उसका मूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो बेटा ये था पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु मापदंड। तो बेटा अगर हम पाठ्यक्रम का चयन सही ढंग से करेंगे और छात्र के अनुसार करेंगे, बाल केंद्रित करेंगे और सभी सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग सही ढंग से करेंगे तो सही मायने में हम पाठ्यक्रम को सही ढंग से चुन पाएंगे। बेटा थैंक यू बेटा। अगली क्लास नेक्स्ट टर्न में